सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। आप बताइए, क्या हाल है? हाल अच्छे हैं और आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। अरे मतलब ये नजर का फेर है। हाँ, मेकअप कुछ नहीं है चेहरे पर, फिर भी जो खूबसूरती और चमक है आपकी चेहरे पर, इसी का राज मैं जानना चाहती थी। दरअसल चंचल जी, नजर और नजरिया का बहुत महत्व होता है। कई बार हमारी आंखें सुंदर होती हैं तो सामने वाला सुंदर दिखाई देता है, और कई बार हम अपनी मसरूफियत में एकदम गुम रहते हैं या फिर अपने आप से परेशान हाल रहते हैं, तो दिन दुनिया को देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, मोहलत नहीं मिलती है, तो बस हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से हमारी सखियों को भी जब ये सुनने को मिलता होगा, इस तरह के कमेंट कॉम्प्लीमेंट उनको मिलते हैं कि भाई आप मेकअप नहीं करती फिर भी आप खूबसूरत दिख रही हैं, तो बिना मेकअप के खूबसूरत रहने का उनका क्या राज होता है, वो हमसे साझा करें। आज इस विषय पर हम तो अपना राज नहीं साझा करेंगे हमारी सखियां करेंगे और आपसे भी हम निकलवा ही लेंगे आपकी राज से। वैसे चंचल जी, सच कहा जाए तो आपका व्यक्तित्व होता है, आपका जो काम करने का तौर तरीका होता है, कई बार काम की व्यस्तता और काम का असर भी चेहरे पर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने को फिटफाट रखने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहें, और फुर्तीला बनाए रखने के लिए अपने को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हमारी सखियां और सखा भी क्या कुछ करते हैं जबकि मेकअप के बगैर वो सुंदर दिखें, इसके लिए। और जैसा आपने कहा कि एक्टिव रखें, अपने आप को एक्टिवेट रखने के साथ साथ आप खुद से मोटिवेट रहना भी जरूरी होता है। हम किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो वहां जरूर चाहते हैं कि सफलता हमें मिले, तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे सुनने वाले हैं वो क्या करते हैं, इस बारे में भी वो हमसे बात साझा करें, क्योंकि अपनी सफलता सुनिश्चित किस तरह से करनी है, इस विषय पर भी आज थोड़ी सी चर्चा होने वाली है। और एक चीज और है, कई बार अनजाने में कोई गलत काम हो जाता है और लोग गलत काम करते करते उसकी आदत पाल लेते हैं, लत पड़ जाती है और निकल नहीं पाते हैं, जिसका हम नाम देते हैं बाद में कि ये आदमी तो बहुत ही गलत है, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के लिए मशहूर है। तो ऐसा नाम क्या शामिल करना किसी को अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। तो आप जब कभी कोई गलत काम आपके साथ होता है या कोई गलत आप करते हैं, तो इसके लिए ये है, इस ओर लोग सजग हों। कई बार भ्रष्टाचार के चपेट में बहुत लोग आ जाते हैं, तो यही इसका मकसद है कि उससे आपको उबारा जाए। तो इस विषय पर श्रोता अपने विचार साझा करें। और दिवस की आपने बात की तो बता दें, एक और खास दिवस आज है जो है नरसंहार पीड़ितों की याद और इसकी रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और मंगलवार के दिन एक विरासत स्थल पर हम चलते हैं घूमने के लिए। तो आज दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, इसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन बातें होंगी, एक गीत पहले सुना जाए। ये कौन आया रोशन हो
कौन आया भाई, हमारे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और हम भी आ चुके हैं स्टूडियो में बहुत सारी बातें और कुछ खूबसूरत गीत लेकर। और हम बात कर रहे थे कि बिना मेकअप किस तरह से आप खूबसूरत दिख सकते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं जब चेहरे को बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखाया जा सकता है, और कई बार अगर आपकी उम्र का असर है तो उसको भी ये छुपा लेता है। लेकिन असली खूबसूरती की तो बात ही कुछ और होती है। जब त्वचा कुदरती रूप से खूबसूरत और जमा दिखने लगती है ना, तो सच में हमें किसी मेकअप का मोहताज नहीं रहना पड़ता है। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मेकअप का कम से कम ही हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। कहीं बाहर अगर जाना है तो मेकअप लगाएं और वापस आकर इसे तुरंत हटा भी दें। और मेकअप ना लगा हो तब भी रात को सोने से पहले अपना चेहरा जरूर धोकर सोएं। हमारी एक सखी ने भी कुछ लिखा है इस बारे में, देखते हैं कि क्या कहती हैं वो। लिखा है इन्होंने कि इंसान को मेकअप करने के हजारों लाख साधन उपलब्ध हैं जिनसे वो अपने आप को सुसज्जित करता है, इसके बावजूद वो उतना खूबसूरत कभी नहीं दिखता। इन सौंदर्य प्रसाधनों में ऐसा क्या है? किसी शादी या अन्य समारोह में देखती हूँ महिलाएं मेकअप की पूरी चलती फिरती दुकान सी नजर आती हैं। आपका रूप कैसा भी हो, वो किसी मेकअप का मोहताज नहीं। मैं तो मानती हूँ कि कहीं जाने पर, चाहे वो कोई विवाह समारोह ही क्यों ना हो, करीने से लगी हल्की लिपस्टिक, साफ प्रेस की हुई पोशाक जो आप पर फबती हो और आत्मविश्वास से दमकता आपका चेहरा ही असली मेकअप है। स्वस्थ और चुस्त शरीर के साथ ही तनाव मुक्त मन ही आपको मेकअप की भीड़ में सबसे अलग और मोहक बना देता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। और पहले के जमाने में जब मेकअप बहुत ज्यादा नहीं आया होता था, जो सौंदर्य प्रसाधन है उनका चलन बहुत ज्यादा नहीं था, या जगह जगह ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी आपको नहीं मिलती थी, तो ऐसे में महिलाएं क्या करती थी, वो घरेलू जो सामान होते थे, किचन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो अपना सौंदर्य निखारने का काम किया करती थी। हल्दी है, बेसन है, दही है, मुल्तानी मिट्टी है, नींबू है, संतरा है, इन चीजों के पल्प को लगा लिया, आटा, बेसन, तेल, घी, मलाई इनको मिलाकर एक लेप बना लिया, उसे थोड़ी देर चेहरे पर रखकर रगड़ कर जब धोते थे तो जो अनचाहे बाल हैं वो भी निकल जाते हैं त्वचा पर से, और जो डेड स्किन है, जो मृत त्वचा होती है हमारे चेहरे की, वो निकल जाती है और रंगत जो है निखर के आ जाती है। फिर आपको किसी शादी में जाना हो तो कहाँ जरूरत है मेकअप की, बताइए। बिल्कुल सही बात है। और कई बार ना कुछ मेकअप की बात चली है तो चेहरे को बचाना चाहिए इन्फेक्शन से भी। देखा है कई बार कि लोग बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगाते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि कुछ सोचते समय अपना चेहरा हाथों के बीच में रख लेते हैं। ये तो कई बार जब परेशान हाल होते हैं या बहुत खुश होते हैं तब भी चेहरे पर हाथ रखते हैं। और कई बार तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना तो एक कहावत है, और वो इससे क्या होता है, ऐसा करने से हाथ में जो मौजूद गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो मुंह के अंदर पहुंचते हैं और चेहरे पर पहुंचते हैं। तो अगर मुहासे हैं तो उन्हें ना छुएं इस तरह के हाथ से, मतलब कहीं बाहर से आए और हाथ नहीं धोया, इससे बैक्टीरिया त्वचा के अंदर चला जाता है और मुंह के जरिए वो पेट के अंदर चला जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हफ्ते में एक बार चेहरे को स्क्रब करना चाहिए, जिससे जो मृत त्वचा जिसकी आपने बात की तो वो जीवित हो जाती है। और हफ्ते में 1 या 2 बार घर पर तैयार किया हुआ उपटन लगाएं। हमने तो याद भी दिलाया कि बेसन है, उपटन कई तरह का होता है। पहले के जमाने में सरसों को पीसकर उपटन बनाया जाता था। तो इस तरह के घरेलू उपाय हैं जिससे आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। और बाकी व्यक्तित्व की सुंदरता की तो बात ही निराली है। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर
सखी सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और चंचल जी हम बातें कर रहे थे गाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले मेकअप के बारे में। तो देखिए ना, हमारे श्रोता भी बढ़ चढ़कर इस विषय पर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे एक सखा हैं जिन्होंने लिखा है कि बिना मेकअप के भी दिखे खूबसूरत। बस मैं ये बताना चाहूंगा कि सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी बहुत ही कम मेकअप करना पसंद करती हैं। आम दिनों में और फंक्शन में भी नेचुरल दिखना पसंद करती हैं। इससे इस सखा का मेरा भी फायदा हो जाता है, यानी कि मेरे बजट और जेब पर कम से कम असर पड़ता है। और हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि बिना मेकअप खूबसूरत दिखने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, विचार ऊंचे रखें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, त्वचा की देखभाल करें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। पानी खूब पिएं, भोजन पौष्टिक करें, नींद पूरी लें और अच्छी लें, व्यायाम करें। अपनी प्राकृतिक सुंदरता को निखारने के लिए सादगी और स्वच्छता पर ध्यान दें, जिससे आप अंदर और बाहर दोनों रूप से खूबसूरत भी दिखेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि आप नियमित व्यायाम करते हैं, नींद पूरी लेते हैं या खाना आपका संतुलित रहता है, तो इससे भी जो चेहरा है ना बड़ा चमकदार नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ध्यान मेकअप पे देना चाहिए जब कहीं आप जा रहे हैं, लेकिन इतना मेकअप ना पोत लें कि वो आप फवे नहीं, बुरा लगे। और धूप त्वचा के लिए जरूरी भी होता है और कई बार तेज धूप नुकसानदेह भी होता है। सीधी धूप अगर त्वचा पर लगती है तो वो जैसे काली पड़ने लगती है, तो उसके लिए जरूरी है कुछ कि आप सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा कर जाए। और पहले के जमाने में ये सब लोशन वगैरह नहीं होता था, आपने तो शुरू में जिक्र भी किया। जी। तो क्या होता था, वो तेल होते थे और जैसे कुछ भी सरसों का तेल है तो उस जमाने में तो यही लगाया जाता। लेकिन हाँ, आज भी आपके पास जैतून का तेल है, बादाम का तेल है, ये सब भी लगाया जा सकता है। और सर्दियों में जब त्वचा बहुत रूखी सूखी होने लगती है तो आप शहद का कुछ लेप लगा सकती हैं, ग्लिसरीन लगा सकती हैं। ये नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा में नमी को सींच देते हैं। तो जो रूखा सूखापन है ना, खिंची खिंची सी रहती है आपकी त्वचा, उससे राहत मिल जाती है। और अब क्योंकि सर्दियों के दिन है तो बहुत सारी जगह जहां ठंड बहुत तेज होती है ना, तो वहां घंटों तक मन करता है कि बस धूप सेकते रहें। तो ऐसे में त्वचा झुलसा न दे, आपकी जो धूप है वो आपकी त्वचा को न झुलसा दे, तो बाजार के जो सनस्क्रीन है इनकी सहायता भी आप ले सकती हैं। और प्राकृतिक सुंदरता पाने के लिए थोड़ी कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे जंक फूड का सेवन जरा कम कीजिए, जैसे पिज्जा, बर्गर, तली भुनी हुई चीजें हैं, इनका सेवन अगर कम करेंगे तो भी हमारी त्वचा स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा वसा की चीजें जो होती हैं वो आप ले सकते हैं। भूख अगर बहुत ज्यादा लगे तो ताजे फल खाइए, मेवे खाइए, फलों का जूस ताजा ताजा निकाल कर पीजिए। और इन दिनों तो संतरा बहुत आने लगेगा, आप तो जो विटामिन सी है वो तो वैसे ही सौंदर्य का राज माना जाता है, तो आप वो चीजें खाइए। और गर्मी के दिनों में से तरबूज आता है, खरबूजा आता है, इस तरह के फलों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये जब हम ऐसी चीजों को खाते हैं तो जो अगर कुछ डैमेज हमारी त्वचा में हो भी रहे हैं ना, तो प्राकृतिक रूप से ये जो फल सब्जियां हैं या जो घर के हम लेप बनाते हैं, ये उस डैमेज की मरम्मत का काम कर देते हैं। हमारी एक सखी ने लिखा है कि चमकती त्वचा, मुस्कुराता चेहरा और मौसम, शरीर के अनुरूप पहने गए कपड़े आपकी सुंदरता, आपका व्यक्तित्व, इनमें चार चांद लगाते हैं। बिना मेकअप के भी सुंदर दिखा जा सकता है। जिसमें स्वस्थ आहार, जिसका जिक्र अभी एक श्रोता ने किया, जिसे आपने जिस टिप्पणी को पढ़कर सुनाया, जिसमें स्वस्थ आहार है, भरपूर पानी पीना, अच्छी नींद लेना और मॉइस्चराइजर
सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, साथ ही फेस योगा, सही मुद्रा और बालों की देखभाल भी आपके लुक को निखारती है। कुछ लोग चेहरे के लिए भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड वस्तु का ही प्रयोग करें, आप अपने घरेलू नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं। पानी पीकर नींबू या पुदीना मिलाकर पिएं और कैफीन मुक्त चाय भी पी सकती हैं। ये जो बात आपने बताई ना कि पानी खूब पिएं, कई बार सर्दियों में प्यास कम लगती है, तो आप ध्यान रखकर अपने मोबाइल में रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, ताकि समय समय पर वो आपको याद दिलाता रहेगा कि पानी पीने का वक्त हो गया है। और अब एक गाना सुनने का भी वक्त हुआ है ना, सुनते हैं ये गीत। जब तक रहे तन में
चंचल जी, आज तारीख क्या है, याद है ना? आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर, और हर बरस 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस मनाने का, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का मुद्दा उठाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को प्रतिदिन बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना और इस पर अंकुश लगाना, क्योंकि ये एक कुरीति और जटिल समस्या है जो सभी देशों को प्रभावित कर रही है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने माना कि ये एक जघन्य कृत्य है और किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और खासतौर पर विकासशील देशों के लिए ये सबसे गंभीर अपराध और बहुत बड़ी समस्या मानी गई है। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती है। करोड़ों लोग उचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और अन्य जन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। दिसंबर 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पारित किया गया, जिसे अक्टूबर 2003 में तैयार किया गया था। ये कन्वेंशन सदस्य राज्यों के बीच एक संधि है जिस पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किया गया और 14 दिसंबर 2005 से ये प्रभावी हुआ। इस संधि का उद्देश्य कानूनी रूप से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए राज्य और कानून व्यवस्था को लागू करना था और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। चंचल जी, एक श्रोता की टिप्पणी है। इन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार उस दीमक की तरह है जो देश को अंदर से खोखला कर देता है। ये केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की नींव को कमजोर करता है, प्रगति में बाधा डालता है और असमानता को भी जन्म देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं, चाहे वो रिश्वत देने से इनकार करना हो या किसी गलत काम की रिपोर्ट करना हो। हमारी ईमानदारी ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए अगर आप कहीं आसपास देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका विरोध करें, और आपके साथ अगर हो रहा है तो उस अन्याय को सहे नहीं। तो अब सुनते हैं एक गीत। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और ममता जी, अंतराल से पहले जो गीत हम सुन रहे थे उसमें पृष्ठभूमि में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ एक बड़ी सुंदर सी इमारत है। और बचपन की गलियों में जरा जाइए और याद कीजिए कि जब बचपन में एक सवाल आता था कि हुमायूं का मकबरा कब बना, कहाँ बना, किसने बनवाया, तो प्रश्न पत्र पे घंटों बैठे सोचते थे ना, याद करते और इस तरह के कोई दृश्य याद आ जाते हैं। जैसे ये गीत था, इसमें भी पृष्ठभूमि में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो जो इमारत है वो ऐतिहासिक इमारत जो है वो हुमायूं का मकबरा है। इतिहास के पन्ने बड़े कठिन लगते थे क्योंकि याद करना पड़ता था, तिथियां याद करनी पड़ती थी, सन याद करना पड़ता था। तो आज हम अपने श्रोताओं को उन्हीं इतिहास के पन्नों की ओर ले चलते हैं जो विश्व धरोहर में जिनका नाम शामिल हो चुका है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली शहर के निजामुद्दीन पूर्व में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और उनकी जब उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया उसके 9 साल बाद उनकी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था और इसका निर्माण करवाया था और देश का ये पहला भव्य राजवंशीय उद्यान मकबरा है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के लिए प्रेरणाओं में से एक था और 1565 और 1572 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और ममता जी, ये जो मकबरा है ये हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। मकबरे तक पहुंचने के लिए जो जाने वाले लोग हैं, जो भी पर्यटक हैं या हमारे जो साथी जानना चाहते हैं, तो वो बू हलीमा गार्डन और बू हलीमा गेट से होकर पश्चिमी गेट की ओर जाने वाले रास्ते से होकर यहाँ जाना होता है। पश्चिमी द्वार करीब 16 मीटर ऊंचा है और हुमायूं के मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। जैसे ही हम पश्चिमी द्वार से अंदर जाते हैं तब पहली बार हुमायूं के मकबरे का अद्भुत नज़ारा हमें दिखाई देता है। ये मकबरा तकरीबन 47 मीटर ऊंचा है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और 4 बाग गार्डन के मध्य में स्थित है। करीब 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये मकबरा राजसी 4 बाग का मनोरम दृश्य भी उपस्थित करता है। बगीचों के चारों क्षेत्र में चारों क्षेत्र बना हुआ है, इसमें फिर 36 वर्गों को इसमें विभाजित किया है और सभी तरफ का जो माप है वो बिल्कुल एक जैसा है, जिसमें पैदल मार्ग और बहते पानी का भी उपयोग किया गया है, जो इसको देखने में ना बड़ा खूबसूरत बनाता है और बिल्कुल किसी स्वर्ग जैसा लगता है जब हम यहाँ जाते हैं। ये फारसी शैली का एक बगीचा है जिसमें जल मार्गों से जुड़े हुए बहुत सारे तालाब भी हैं और मकबरे के दोनों ओर खड़ी सीढ़ियां 7 मीटर ऊंचे चबूतरे तक जाती हैं। दोपहर के इस समय मकबरे के लाल बलुआ पत्थर पर पड़ने वाली जो सूरज की रोशनी होती है उसे बड़ा ही खूबसूरत रंग देती है और वो नज़ारा बड़ा ही लुभावना होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसे देखने पर ये अविश्वसनीय सा लगने लगता है। तो जिन साथियों ने इसको देखा है वो जरूर उन्होंने ये अनुभव किया होगा जो आप कह रही हैं कि अविश्वसनीय लगता है, अद्भुत लगता है, स्वर्ग जैसा लगता है। और जिन्होंने नहीं देखा इसे सुनकर जरूर उनके मन में जाए। हाँ, और हमारे साथी भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लिखकर भेज रहे हैं। और मकबरे का इसके पूरा होने से पहले बादशाह हुमायूं को 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। अंदर सफेद संगमरमर से बना ठंडा कक्ष रहता है और बाहर की तरफ धूप की गर्माहट रहती है। जालीदार खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती है जिससे फर्श और उनकी कब्र पर खूबसूरत परछाइयां पड़ती हैं। तब ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। और केंद्रीय कक्ष के अलावा दोनों तरफ और भी कक्ष
कक्ष है जहां बहुत सारे मुगल शाही परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। मकबरे से निकलकर अरब की सराय गेटवे से होकर हम आगे बढ़ते हैं। अरब सराय का जो प्रवेश द्वार है वो जगह है जहां हुमायूं का मकबरा बनाने वाले कारीगर रहते थे। यहीं पर बना हुआ है अफसर वाला मकबरा और ये यहाँ पर एक मस्जिद भी है। और यहीं आखिरी पड़ाव पर ईसा खान का मकबरा है जो हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले बना था। ये मकबरा अष्टकोणीय है और एक बगीचे में बना हुआ है। ये ईसा खान के पूरे परिवार का दफन स्थल भी है। इस स्मारक का अनोखा अष्टकोणीय आकार इसे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बनाता है। और भी थोड़ी जानकारी दे दें कि हुमायूं का मकबरा हर रोज सूर्योदय से सूर्यास्त यानी तकरीबन शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है और वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका टैक्सी या टुक-टुक है। वहां पर टुक-टुक भी चलता है। वैसे तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर जो स्टेडियम मेट्रो स्टेशन या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन भी पास ही है, फिर भी यहाँ से टैक्सी या टुक-टुक लेनी पड़ती है क्योंकि मकबरे के प्रवेश द्वार तक करीब 2 किलोमीटर पैदल दूरी है और इतना पैदल चलना बहुत थका देने वाला होता है। और इस जगह तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दिल्ली दर्शनीय स्थलों की यात्रा की जो सेवा है उसका लाभ उठा लें। जो बहाई मंदिर, लाल किला, कुतुब मीनार, जो अन्य स्थल भी हैं दिल्ली के, उन्हें भी कवर करते हुए आपको ये जगह दिखा सकती है। और यहाँ टिकट खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन का भी सामना कई बार करना पड़ सकता है। जब छुट्टियों के दिन होते हैं ना तो बहुत सारे पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं। और यहाँ टिकट के लिए 2 खिड़कियां हैं, एक भारतीय नागरिकों के लिए और एक विदेशियों के लिए। और ये जो हम देखते हैं कई बार इस अमूमन जो टिकट का जो दर है उसमें थोड़ा सा फर्क भी होता है। 15 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उन्हें निःशुल्क प्रवेश मिलता है और अगर आप वीडियो कैमरा लेकर जा रहे हैं तो उसका शुल्क आपको अलग से लेना पड़ता है, जबकि डिजिटल कैमरा अगर है तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। तो जो भी वहां घूमने जाने के इच्छुक है उनके लिए एक सलाह भी है कि अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें क्योंकि वहां कोई आसपास दुकान या स्टॉल नहीं में होता जहां पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ खरीद सकें। तो मतलब इसका इंतजाम करके जाएं। बिल्कुल, जब घूम कर हम किसी ऐतिहासिक स्थल को देख रहे होते हैं तो पानी लगना तो जाहिर सी बात होती है। तो आपने ये जो सलाह दी है ये बहुत अच्छी है। और पहले हमने जो गीत सुना वहां पृष्ठभूमि में हुमायूं का मकबरा दिख रहा है, तो फिर से एक ऐसा ही गीत सुनते हैं जो ऐसी ही ऐतिहासिक इमारत में फिल्माया गया है। सुनते हैं ये गाना। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है।
बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार सा है। ममता जी, बहुत बार कोशिश करने पर भी हम देखते हैं कि कई बार सफलता हमारे हाथ आने से रह जाती है। तो ज़रूरी है कि इसके संभावित कारण जो भी हैं उनकी हम जांच करें, और जो कमियां हमारी तैयारी में अगर रह जा रही हैं, बार बार जो चूक हमसे हो रही हैं, तो हम उन्हें दूर करें। पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी सफलता को हम सुनिश्चित करें। और सफलता कहा जाता है कि मेहनत मतलब सफलता की कुंजी है मेहनत जी और लगन। तो आपके भीतर अगर मेहनत और लगन है तो आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं होती, फिर भी वे अपनी मनचाही सफलता या लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। हमारे इर्द गिर्द अलग अलग लोग अपने अपने नजरिए से हमें कई कमियां निकालते रहते हैं और हम अपनी ही क्षमता पर शक कर बैठते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आत्मविश्वास की कमी के कारण वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारे द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य, जिसके बारे में हमें पहले से इस बात का आभास होता है कि इस लक्ष्य को पाना कितना सरल है और कितना कठिन, हमें पता होता है, उसके बावजूद कदम हमारे डगमगा जाते हैं। क्योंकि जो आपने भी बात कही ना कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो हमें इतनी सारी कमियां निकालने लगते हैं कि हमें शक होने लगता है कि हम इस काम को कर भी पाएंगे या नहीं। और हो सकता है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय हमारे अंदर है और सच्चाई के साथ हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो असंभव तो कुछ भी नहीं होता। सफलता के मायने हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर एक विद्यार्थी है तो उसके लिए अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाना ही सफलता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से रोजगार के लिए जूझ रहा है तो उसके लिए रोजगार मिलना ये एक तरह की सफलता होगी। आप पहले से अगर नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति मिलना ये आपके लिए सफलता है। या फिर जिन उपलब्धियों तक हम पहुंचने की चाहत रखते हैं, अगर हम दर बदर उसको हासिल करते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो ये भी हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां हैं। यहाँ पर वो जो गीता का श्लोक है, सूक्ति वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये हमेशा आत्मसात कर लेना चाहिए कि आप कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना कीजिए, तो आपको सफलता अपने आप मिल जाती है। हालांकि दौर बदला है तो अब सोच भी बदली है और समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कर्म करते चले जाएं और फल की इच्छा ना करें। फल की इच्छा के साथ कर्म करें, लेकिन कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जहां पर प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का दौर है, ऐसे में सिर्फ एक सीमित दायरे में कर्म कर लेना ही काफी नहीं होता है सफलता के लिए। आपको जान लगाकर मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सही बात है। चाहे वो छात्र जीवन हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरह का, बिल्कुल घरेलू महिलाएं जो हैं उनके लिए भी हर दिन एक संघर्ष लेकर आता है। आप कितना भी अच्छा निपुण हैं अपने काम में, फिर भी आपको हर दिन उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और जब हम नौकरी पेशा या विद्यार्थी किसी भी बात करते हैं तो कोई एक उपलब्धि या सफलता अगर हमें मिल जाती है तो हम वहां आकर रुकते नहीं हैं, बल्कि अगली बार उससे और आगे जाने के लिए और मुश्किल लक्ष्य हम चुनते हैं और उस लक्ष्य के अनुरूप हमें मेहनत भी करनी पड़ती होती है। लेकिन जो मेहनती हैं वो चुनौतियों को स्वीकार भी करते हैं और अपने मजबूत हौसलों की वजह से दिन ब दिन वो आगे सफल भी होते जाते हैं। और सफलता को हासिल करने के लिए सकारात्मकता जो है एक रामबाण की तरह काम करती है। इसीलिए नकारात्मक विचार, नकारात्मक व्यक्ति, इनसे जरूर दूरी बनाकर रखिएगा। साथ ही आत्मविश्वास अपना हमेशा बनाकर रखें और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। दरअसल इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी हुई, एक आपका ख्वाब पूरा होता है कि दूसरा ख्वाब सामने आके खड़ा हो जाता है कि चलो अब इनको पूरा करने की तैयारी करो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब इस दौर में जो चाहे छात्र हो चाहे लोग हो, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा प्रतियोगिता है और अपने हासिल के हिसाब से ज्यादा मेहनत की मांग भी होती है। तो हर बार आपको सफलता मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी हार से निराश होना भी ठीक नहीं होता है। इसलिए जितनी बार हम ऊंचा उठने में असमर्थ हो, जितनी बार हम गिरे, हर बार जोश और ताकत के साथ फिर से खड़े हों ताकि हम कभी हारे नहीं। और जब गिरते हैं तो ये ध्यान रखें कि गिरना हो सकता है आपको और ऊंचाई तक ले जाए। तो जिस तरह आपने भी गीता की कुछ पंक्तियां याद दिलाई, एक कविता जो है जो हमेशा हमें मोटिवेट करती है वो है,
कविता सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पूरी कविता को जब हम पढ़ेंगे तो एक पंक्ति आती है, इसमें चींटी का जिक्र आता है ना, कि ऊंची दीवारों पर वो लेकर दाना लेकर चढ़ती है, कई बार गिरती है, फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती। तो इस तरह के जो भी साहित्य हैं और किताबें हैं, उनसे जरूर हम प्रेरणा ले सकते हैं। भाई चींटी क्यों, जितने भी जीव जंतु हैं, चिड़िया आप देखिए, आप अपने बालकनी में जाकर देखिए, चिड़िया एक एक तिनका ले आती है और जोड़ती है, घोंसला बनाती है। कई बार उसका घोंसला पूरा मुकम्मल होता है, बन जाता है, और कई बार लोग बीच से ही उजाड़ देते हैं, हटा देते हैं साफ सफाई के चक्कर में। तो ऐसा भी होता है, वो चिड़िया दूसरी जगह घोंसला बनाती है। तो यहाँ तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम अपने कुदरत की ओर जाए तो प्रेरणा का स्रोत भरा पड़ा है। और कई बार लोग नहीं, कई बार तो हवाएं भी जो नीड है उसका, उसे बार बार बनने से बिगाड़ती रहती हैं। हमारे एक श्रोता का संदेश है, अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक रहें, अपनी गलतियों से सीखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, लगातार सीखते रहें, क्योंकि सफलता समर्पण, निरंतर सुधार और सही आदतों का परिणाम है। सफलता हर किसी के लिए अलग अलग होती है, अपनी परिभाषा खुद तय करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, दिलचस्प लोगों से मिलें, अपनी गलतियों से समझें और लोगों के साथ ईमानदारी और स्पष्टता से बात करना सीखें। ये आपको आपके नेतृत्व को सुधारने में मदद करेगा। और कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। अपने संसाधनों को अधिकतम उपयोग करें, आध्यात्मिक जुड़ाव भी रखें। ये बहुत सारी बातें इन्होंने लिखकर की हैं। एक गाना सुन लें पहले जी। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
चंचल जी, देखिए हमारे पास बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। हम सफलता की बातें कर रहे थे और सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो मेहनत, लगन हमने बताए। हमारे एक श्रोता ने सफलता के लिए लिखा है कि सफलता पाने के लिए हमें एड़ी चोटी का पसीना बहाना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बातें भी हमने आज की, भ्रष्टाचार विरोध दिवस, तो हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है इस संदर्भ में। लिखा है कि भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वत लेना देना ही नहीं होता, बल्कि इसे वास्तविक अर्थ में समझना चाहिए। समय पर कार्य नहीं करना, बहाने बनाना, समय पर कार्यालय नहीं पहुंचना, झूठ बोलना, स्वच्छ नहीं रहना, आहार विहार में शुद्धि नहीं रखना, सामाजिक और पारिवारिक निषेधों को पालन नहीं करना वगैरह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और आपने जब बात की भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की, तो मुझे याद है कि एक और खास दिवस जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र किया था, ये है नरसंहार पीड़ितों की याद और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये दिवस जो है अपराध को रोकथाम के लिए 9 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जो जघन्य अपराधों में शामिल होते हैं या उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान और कर्तव्य, इस दिन के लिए ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और 9 दिसंबर 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी। नरसंहार के अपराध को रोकने और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का आयोजन किया गया था, याद किया जाता है इस दिन को। इसे हम आसान शब्दों में समझे तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से किसी भी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय समूह को नष्ट करने के इरादे से जो कृत्य किए गए हैं, जैसे किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, किसी विशिष्ट सदस्यों को खत्म कर देना, इस तरह के अपराधों को शामिल किया जाता है। और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि जब सदस्य राज्य ऐसी मानवता विरोधी अपराधों के मामले में अपनी आबादी की रक्षा करने में विफल रहेंगे तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर सामूहिक रूप से उनकी सहायता करेगा। नरसंहार की रोकथाम पर बहुत सारे सलाहकार भी हैं और उन क्षेत्रों का आकलन करते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां नरसंहार, अपराध, युद्ध अपराध और मानवता विरोधी अपराधों की संभावनाएं होती है। ऐसी जगहों पर लोगों को तैनात किया जाता है कि इसकी रोकथाम करें और इसे समाज को बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल जरूरी है कि हम मानवता का संदेश हर जगह फैलाएं। आपकी
आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। ये बेहतरीन सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में हमारे श्रोता सुन रहे थे। अब जरा घड़ी की ओर देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि समय हो चला है हमारा। बिल्कुल भी बोलने बतियाने का वक्त नहीं, ना ही गाना सुनवाने का। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।